वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कोरोना के वार में तेज़ी से हालात तशवीशनाक हद तक बिगड़ रहे हैं। मुतासरा अफराद की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। इस दौरान एक बार फिर कोरोना सियासत का आगाज़ हो गया है। लॉकडाउन के मामले पर सिंध और वफाक में इख्तलाफात हैं और दूसरी जानिब वैक्सीन लगाने के मामले में भी अभी तेज़ी नहीं आई है, क्योंकि तरसील और दस्तयाबी कम है और तरजीह बुनियादों पर सबसे गैर महफूज यानी 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ भी VIP कल्चर गालिब आता नज़र आ रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में एक वीडियो सामने आई जिसमें वफाकी वज़ीर के अहल खाना को इज्तमाई तौर पर वैक्सीन लगाने का इल्ज़ाम सामने आ रहा है। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ हमें चौधरी मंजूर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो भाई साहब, एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो नेशनल एवरेज है वो 11% से जो है वो ज़्यादा से तजावुज़ कर रहा है, बढ़ रहा है उससे ज़्यादा। वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर मौसूफ़ के घर से जो है वो वीडियोज़ आ रही हैं, तारिक साहब के घर से वीडियोज़ आ रही हैं और उसमें दोस्त अहबाब घर वाले वगैरह वगैरह सबको लगाई जा रही है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं ऐसे बहुत सारे घरों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये लगवा रहे हैं, तो इसमें इतना क्या मसला बन गया है। सर, ये जो था जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये क्या है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के ज़रिए लोगों को ये बताना है कि कोरोना बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है। खुदारा इसको बिल्कुल गैर संजीदा ना लें, बिल्कुल। और कम से कम जो है वो मास्क ज़रूर पहन के बाहर निकलें। जो मास्क पहन के नहीं निकल रहा वो मेरा आपका इस माशरे का दुश्मन है। बिल्कुल। रही बात कि पाकिस्तान में वैक्सीन की जो सूरत हाल आपने बताई, आज ही खबर थी कि शायद इस महीने में 4 मिलियन और वैक्सीन आ रही हैं। और कुछ तो मेरे ख्याल है लगाने वाले पे भी थोड़ी सी हमारे यहाँ जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या लोग लगाने से भी घबराते हैं, लेकिन इसका जो मैनेज हो पा रहा है वैक्सीनेशन, उसकी कोशिश की जा रही है। और एक कोशिश और भी की गई थी कि पाकिस्तान में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो क्यू जंप करना चाहते हैं और वो इंतज़ार नहीं कर सकते, उनके लिए अवेलेबल की जाए। उसमें भी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी है, लेकिन उम्मीद है कि वो मामला हो जाए ताकि जो लोग बाहर से जाके लगवा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे लगाई जाए। मुझे इस पर कोई आपकी जो ये अर्जेंसी है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसको है। पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी है। शायद अगर अमीर तरीन मुल्क होते तो हम जाके फ्रंट रो में जाके महंगे तरीन ख़रीद लेते। लेकिन जो दूसरा सवाल का हिस्सा था वो इस हमारे माशरे का अलमिया है और कोई वज़ीर साहब हैं, मैं बिल्कुल यहाँ उनके इस बात को एंडोर्स नहीं करूँगा। पहले ज़ुबैर साहब की फैमिली के बारे में भी खबर आई थी, उस वक्त भी लोगों ने बढ़ चढ़ के बात की थी और तनकीद की थी। मैं समझता हूँ उसी तरह उन पर भी तनकीद है और ये अलमिया है कि मैं चूँकि मैं भी एक हल्के का MNA हूँ, मुझे पता है कि जो हेल्थ के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि MNAs को, मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए उनको जाके ऑफ द रिकॉर्ड वो देते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज होना चाहिए और ये कुछ कर रहे हैं कोई, क्योंकि वो तो ये बात कर रहे हैं ना, उनका तो ये एक अगर सुनवा भी दें, प्रोड्यूसर अगर सुनवा दें कि उनसे जब पूछा गया तो उनका आगे से रद्द अमल जो है वो क्या आ रहा था, जरा वो सुनवा दीजिए। कोई और काम नहीं है करने वाला हमारी मीडिया के पास। Please don't go for such petty matters. I can name so many people who are journalists who are much more important than I am, जिनके घरों में जाकर वैक्सीन लगी है। बिल्कुल बिल्कुल है। आप नाम बताएं हमें, नाम बताइए आप, हम उनका नाम भी लेंगे। आप नाम बताएं उनका। यार मैं क्यों, यार तुम मेरा, आप अभी कह रहे हैं, आप बता सकते हैं तो आप बताएं। नहीं, are you trying to examine me? No, we are not trying to examine me. सर आपने खुद कहा कि आप नाम जानते हैं, हम उनका नाम भी लेंगे। सर आपने खुद कहा है कि इतने नाम बता देते हैं, घर में आपको नाम बता देते हैं। आपने वीडियो तारिक भाई वीडियो में से जो निकलना पड़ना है तो आप निकाल सकते हैं। तारिक साहब हम कुछ नहीं निकालना चाह रहे। जवाब ये है कि जी मैं इतने ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो वैक्सीनेशन जो करवा रहे हैं, दैट मीन्स। और जो सबसे बड़ा मसला है, आपने देखा उस वीडियो में सारे यंग लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर यंग, अंडर 60। दैट मीन्स आप किसी का हक मार रहे हैं। असूली तौर पे तो किसी भी इंसान को वैक्सीन लगे चले वो हमारे लिए महफूज हो रहा है, लेकिन किसी का हक मारा जा रहा है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि जो एक आम आदमी है और उसके पास शायद वसाइल नहीं है या वो मेरा ख्याल है कि इस पे मैं एग्जैक्टली अभी तक कोई पॉलिसी तो नहीं आई, लेकिन इस चीज़ को, इस ट्रेंड को या इस जो ये हरकत है इसको रोकने के लिए मेरा ख्याल है हुकूमत जो है उसको कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज ये इतने वास्ट स्केल पे हो रहा है कि नीचे जो हेल्थ के जो अमला होता है
اس کو لوگ انفلوئنس کر لیتے ہیں اور شاید اس کا چیک اینڈ بیلنس اس لیے رکھا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چوری ہونے والی، لیکن پھر بھی اس میں میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے. دو نہیں ایک پاکستان ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں ذرا زبیر صاحب کی طرف چلتی ہوں. زبیر صاحب ابھی یہ ویڈیو آتی ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ کل خبر آ جاتی ہے جی 350 ویکسینز جو ہیں وہ مزانگ کے ہسپتال میں ضائع ہو گئیں اور 500 جو ہیں وہ کہیں غائب ہو گئیں. مطلب ادھر جو ہے اس کو تو پھر جو یہ ساری ویڈیو ہے یا جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لگ رہے ہیں، پھر اس تاثر کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ یہاں پہ مائٹ از رائٹ، آپ لائن کو آرام سے جو ہے وہ توڑیں، بٹ اگر آپ جو ہے وہ یور مائٹی اینڈ پاورفل، آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. ماریا، ایک تو انہوں نے میرا نام لے دیا. میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کسی کو کہ میں نے کبھی کسی کو، میں پک اپ کے لیے نہیں کہہ سکتا، میں اس کے لیے کہوں گا کسی کو کہ میرا آپ ویکسینیشن کروا دیں. میری ویکسینیشن ابھی کوئی لاسٹ ویک ہوئی ہے، میری وائف کی لاسٹ ویک ہوئی ہے. کس نے بتایا ان کو کہ زبردستی میرا نام بیچ میں گھسیٹ کے لے آئے؟ اور سب سے بڑا جو جرم ہے طارق چیمہ کا، سب سے بڑا جرم ہے، فرسٹ ہی از اے فیڈرل منسٹر، ہی ہیز فار مور رسپانسبلٹی. ایک تو میں نے چیلنج کیا کہ میرا کسی طرح سے بتا دے کہ جی میں نے کسی ڈاکٹر کو، کسی منسٹر کو، کسی ایک شخص کو، کسی کو کہا ہوئے کہ جی مجھے میری فیملی کو لگا دے. ایک تو میں چیلنج کرتا ہوں. دوسری بات یہ، ہی از اے فیڈرل منسٹر. دیر از انسینسٹیوٹی اباؤٹ دیٹ ہول ویڈیو بیکاز وہ وی سائن بنا رہی ہیں ان کے بچے. تیسری چیز یہ ہے کہ دا منسٹر is reacting so strongly کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. مطلب ان کو اتنا احساس بھی نہیں ہے، ان کو ان کی سینسٹیوٹی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ایک تو ٹی وی پر نہ آتے جواب دینے کے لیے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کہتے کہ جی میرا خیال ہے مجھے محسوس نہیں ہوا تھا، غلطی ہو گئی یا جو بھی تھا. مطلب انسینسٹیوٹی ہے. اور سب سے بڑھ کے ویئر از NCOC کرتے نا ساری یہ پیرامیٹر سیٹ. اور کہاں ہے عمران خان، وہ جو ہر چیز میں ٹویٹیں کرتے ہیں بیٹھ کے، وہ وہاں پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اگر اپوزیشن کا کوئی ہوتا ہے کریں ٹویٹ، بتائیں فیڈرل منسٹر کو، ان کو بتائیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. گنڈا پور صاحب چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، سو ڈینجرس فار دس سوسائٹی. یہ حکومت ہے کیا ہے؟ مطلب سینسٹیوٹی بھی نہیں ہے. سر I'm sorry I'm interjecting. NCOC کہہ رہی ہے، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، بٹ لیٹس سی کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیٹس سی دیٹ ریمینز ٹو بی سین. کون سی ایک تو بھائی ہم خدا کے لیے ہم تنگ آ گئے ان کی انویسٹیگیشن سے. ایک کمیشن بنے گا، اس کی رپورٹ آئے گی، اس رپورٹ پر ایک کمیٹی بنے گی. ایک بلیک اینڈ وائٹ اوپن اینڈ شٹ ایک چیز ہے. ایک منسٹر کون سی کمیٹی بنے گی؟ پہلے تو اسد عمر صاحب نے اگر کہا ہے تو اسد عمر صاحب کو کہنا چاہیے تھا دس از ویری رانگ، آئی کنڈیم اٹ. اور پھر اس کے بعد طارق چیمہ صاحب نے تو خود اقرار کر لیا. طارق چیمہ صاحب نے کیا اس پر انکار کیا؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا، پورے محلے کو تو نہیں بلایا تھا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے محلے. مطلب یہ حکومت کی سینس، اگر آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، ایک چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ چوری کرنا غلط کام ہے. بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہم نے بھی بڑے غلط کام، لیکن کم سے کم احساس تو ہونا چاہیے. اگر آپ کو اتنے امپورٹنٹ چیز میں احساس بھی نہیں ہے اور اوپر سے آپ چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کا میں نام لے دوں اور آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. بالکل کام ہی یہی ہے اپوزیشن کا، میڈیا کا، کہ آپ لوگوں کی چوریاں پکڑیں اور بتائیں ساری دنیا کے سامنے. تو آپ پکڑے گئے ہیں چوری کرتے ہوئے، اب آپ کم سے کم یہ تو کہیں نا غلط کیا ہے. بالکل لیٹس سی کنڈیم کریں، کہیں طارق چیمہ صاحب نے غلط کیا تھا اور طارق چیمہ صاحب کو میں کنڈیم کرتا ہوں ان کے ایکشن پر. یہ کہہ دیں عباس صاحب نے تو میرے خیال ہے کہا ہے کہ انہوں نے کیا اگر غلط کیا ہے، لیکن میں ذرا چوائس صاحب کی طرف نہیں کہا. انہوں نے باسی صاحب نے تو ہمارے معاشرے کا عالمی ہے. بھائی آپ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جب چوری کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا عالمی ہے. میں ذرا چودھری منظور صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں. چودھری صاحب ابھی اخبار میں جو ہے یہ کیونکہ ڈان کے ساتھ، یہ ڈان کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ یہ کل ان کی گفتگو جو ہے وہ انہوں نے فرمائی. ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ جب ڈان نے کانٹیکٹ کیا UHS کو، تو UHS کا یہ کیٹیگوریکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سورس یہ بتا رہی ہے، ڈان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں منسٹر صاحب نے جو ہے یہ اپیرنٹلی he involved the UHS to diffuse the situation. However, it is a fact that we have been vaccinating those who get water instead of vaccine as a trial double-blind vaccine was used. We also pay visits at their residences of volunteers, but I doubt that they were vaccinated during the trial. یہ UHS کی طرف سے آ رہا ہے.
350 वैक्सीन ज़ाया हो जाती है, 500 वैक्सीन जो है वो कहीं मिसिंग हो जाती है, ये वीडियो आ जाती है और फिर मैं समझूं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि देखें, इसको ओवरऑल एक पहले तो देखने की जरूरत है। इस मुल्क में सारी दुनिया में जो वैक्सीन लग रही है उसमें हम सबसे पीछे खड़े हैं, खित्ते में सबसे पीछे खड़े हैं। इंडिया ने 4%, 4.5% को लगा दी है और इंडिया से हमारा मुकाबला है जी। अगर उसने 1 मिसाइल फायर करना है तो हमने 2 मिसाइल फायर करना चाहिए। तो ये था कि अगर 4% इंडिया ने लगाई है तो यहाँ पे 8% को लग जानी चाहिए थी, अगर ये मुकाबला है। लेकिन चूंकि मुकाबला लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ देने का तो मुकाबला नहीं है, लोगों को कोई सहूलत देने का तो मुकाबला नहीं है। और रही बात ये कि मुझे ये बताएं, इतने पैसे आए थे कोविड के नाम पर, वो किधर चले गए? उनकी कोई वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई गई? सिर्फ इसलिए नहीं मंगवाई गई थी कि 26 मार्च का ऐलान हुआ था, लॉन्ग मार्च का, और ये सारे इसलिए बैठे हुए थे कि इस मुल्क में लोगों को मरने देना और वैक्सीन नहीं मंगवानी। तो अब्बासी साहब मुझे अक्सर कोट करके कहते हैं कि ये कहते थे हालात बड़े खराब हो जाएंगे, नहीं हुए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर के अंदर हालत क्या है? अगर आपका कमिश्नर कहता है कि 25% है, चीफ मिनिस्टर कहता है 21% है, आपका हेल्थ सेक्रेटरी कहता है 28% है। अगर 25% को मान लिया जाए तो इसका मतलब हर चौथा आदमी इन्फेक्टेड है। और सबसे खौफनाक बात जो है वो बच्चों की इन्फेक्शन है। बच्चे इससे जो मुतासर हो रहे हैं, बच्चों की अमवात हो रही हैं, ये सबसे खौफनाक पहलू है। वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जिस तरह से बड़े ज्यादा वल्नरेबल है, उसी तरह से बच्चे भी ज्यादा वल्नरेबल है। हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। मेरे शहर के अंदर कसूर में 60 किलोमीटर दूर बैठा हूँ लाहौर से, पहले ये कैफियत नहीं थी। आज मुझे मैं 1-2 जगह पे गया, जहाँ पे जाते हैं किसी की डेथ होती है तो कोविड से लग रहा है। कोई किसी जगह पे जा रहे हैं तो पता चलता है कि कोरोना तेजी के साथ, चूंकि लाहौर कसूर का इंट्रैक्शन आपस में बहुत तेजी के साथ, कोरोना जो साथ वाले शहर हैं जिनका लाहौर के साथ ज्यादा इंट्रैक्शन है, वहां पे भी तेजी के साथ फैल रहा है। इन्होंने किया क्या है ओवरऑल? यहाँ पे वैक्सीन, वहां पे आप मिनिस्टर की बात कर रही, दूसरे मिनिस्टर को नहीं देखा आपने? वो साथ बैठकर गाड़ी बना, अपने 8 साल बच्चे से गाड़ी चलवाकर उनकी वीडियो बनवा के शेयर कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये क्या करने क्या आए हैं इस मुल्क के अंदर? अच्छा, ये एक ओवरऑल लाहौर के अंदर जो गायब हुई है, क्या कहाँ पे गायब हुई? ये क्या बात हुई? ये कोई ऐसी चीज है कोई जेब में डालकर लेकर चला जाएगा? ऐसे तो नहीं गायब हो सकती ना। इसको एक खास टेम्परेचर में रखना पड़ता है, इसको खास, इसके ले जाने लाने के लिए वो एक खास किस्म के कूलर्स है, कोल्ड चेन। हाँ जी, कोल्ड चेन है जिसको आप यूज किए बगैर कहीं ले जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो बताए ना कहाँ पे गायब हुई है, उसके ऊपर अब्बास से पूछ लेते हैं, कमेटी आएगी रिपोर्ट। सर जरा अब्बास से पूछ लेते हैं, क्योंकि गंदम भी यहाँ पे गायब हो जाती है टनों के हिसाब से, अब वैक्सीन भी गायब हो गई, तो ये हो क्या रहा है? ये फिर इधर ही ऐसे लोगों को जा रही है जिस तरह कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को लग रही है? 2-3 बातें जो चौधरी साहब ने बातें की कि पैसा कहाँ गया। चौधरी साहब को बताना है कि जो इमदाद आई है वो भी देखें, और 1200 अरब रुपया जो हुकूमत ने दिया कोविड के सारे उसके इफेक्ट्स में, और जिसमें 150 अरब जो है वो डायरेक्ट नगद कैश दिए लोगों को इस वबा से बचाने के लिए, उसको जरा मल्टीप्लाई करके फार्मूला लगाइएगा। मुझे बताइएगा डॉलर कितने आपको इमदाद में मिले? मुझे अब मेरी सुने ना, मैं आपकी सुनिए, और वो कितना आपका। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ, ये तो आखिरी, ये तीसरी वेव है, वाकई बड़ी खतरनाक है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान, जिसको आप लोगों ने गरीब तरीन करके छोड़ा, लूट मार करके इसके खजाने पे इतने कर्जे उठा के इसको बिल्कुल बर्बाद किया हुआ था, उसके बावजूद दुनिया में पहले 4-5 मुल्कों में पाकिस्तान को कोविड मैनेजमेंट में पाकिस्तान को सराहा गया। तो ये ना कहें ठीक है हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ बहुत लूट मार हुई है, बहुत जालिमों ने इस मुल्क को चलाया, जिसने सारे निज़ाम बर्बाद किए। जो आप बातें करें ना, ये जो गायब हो रही है। मुझे ब्रेक लें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दीगर मौज़ूआत पर जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी एक तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक तरफ हुकूमती कैंप में जो है वो फिर से अखाड़ प्रचार की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। हाल ही में वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, जिन पर सेनेट की हार के बाद भी वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल एतमाद किया था और काम जारी रखने का कहा था, उनको अचानक घर भेज दिया गया है और उनकी जगह पर नौजवान वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर साहब को लगा दिया गया है।
لیکن ان کے بارے میں بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ صرف سیٹ وارمر کا کام کر سکتے ہیں، وہ سیٹ وارمر ہو سکتے ہیں کیونکہ شوکت ترین صاحب کو وزارت خزانہ پر لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ان تبدیلیوں سے معیشت میں بہتری آئے گی اور کیا اب ماضی کی حکومت پر خراب معاشی حالات کا ذمہ ڈالنے کی روش ترک ہو جائے گی؟ یہ اپنے اس سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ زبیر صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ زبیر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، جس طرح چینج کیا گیا ہے، فائنانس منسٹر کو چینج کیا گیا، لاسٹ ٹائم بھی ڈیورنگ ٹاکس ود IMF چینج کیا گیا تھا، اب بھی اسی طرح چینج کیا جا رہا ہے، چینج کر دیا گیا ہے۔ جو سچویشن اس وقت ہے کہ آپ نے 700 ارب کے ٹیکسز اضافی کمٹ کر دیے ہیں، 40% آپ نے بجلی جو ہے وہ بڑھانے کا کہہ دیا ہے، دیگر اور بہت ساری کمٹمنٹس ہیں اس طرح کی جو آپ نے دی ہوئی ہیں، اس میں چہرہ بدلنے سے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے چہرہ بدلنے سے ہوں گی، کیونکہ ایک چیز تو یہ جو جتنی گالیاں پچھلی حکومتوں کو دیتے تھے، شوکت ترین بھی پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کے زمانے میں فائنانس منسٹر تھے، اور باقی ماندہ جو پیریڈ تھا اس میں حفیظ شیخ صاحب تھے، تو پتہ نہیں یہ کرٹیسائز کس چیز پر کرتے۔ سر ڈار صاحب سے کہ اگلی باری شاید ان کی نہ آ جائے کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے۔ وہ بھی لے لیں گے۔ ان کے وزیر جو ہمارے سیکرٹری خزانہ تھے وقار مسعود، 5 سال تک پورے PMLN کے، وہ ان کے وزیر ہیں ان کی حکومت میں، تو یہ پتہ نہیں کس کو بلیم کس کو کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ کے اجلاسوں میں، بڑے خوش نظر آتے ہیں، تو یہ تو ایک تو ان کا پتہ نہیں منطق ہے کیا، کس کو سمجھانا ہے۔ یہ تو خیر ابھی انہوں نے جو بات کی ہے کہ وہ چوری جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو روش شروع کی تھی اس کو جاری رکھے ہوئے گے حکومت، لیکن ہم ہیں اتنے ڈھیٹ کہ ہم چوری کر کے پھر آگے سے میڈیا پر جب آتے ہیں تو اس میں ہم سناتے بھی ہیں، میڈیا کو سنا دیتے ہیں کہ آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں ہمارے سے۔ حفیظ شیخ کے جانے سے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا ایٹ دا ٹاپ ہے، اور وہ ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اگر عمران خان صاحب کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو پھر وہ وزیر بھی ایسے ہی رکھیں گے جن کی سمجھ بوجھ بالکل بھی نہیں ہوگی، اور پاکستان کو ایک کے بعد دوسرے مشکل میں ہمیں پھنسا دیتے۔ IMF کا بھی فائنلائز ہو رہا تھا، بجٹ آنے والا تھا، اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پاکستان کی یہ حکومت ہے، یہ یورو بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئے تھے ریز کرنے کے لیے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک دن پہلے وزیر خزانہ کو ہی فارغ کرتے۔ اب جو انویسٹرز ہیں، حالانکہ یہ عباسی صاحب یہ بھی ڈیفینڈ کریں گے، وہ وزیر اعظم کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کتنا اچھا رسپانس ملا ہے۔ سب سے خراب رسپانس ملا ہے اس سال، جتنے بھی ملک گئے ہیں وہ یا تو 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا رسپانس آتا ہے۔ سب سے ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں، ہم آفر کر رہے ہیں، اب باوجود اس کے اتنا پورا رسپانس آیا ہے۔ سو میرا نہیں خیال ہے کوئی فرق پڑے گا۔ میری تو ایڈوائز یہ ہے کہ یہ چہرے بدلنے سے، یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت آ کے ایکسیپٹ کر لیں، فیلئر ایکسیپٹ کر لیں اور ہینڈ اوور کریں یا ڈیزالو کر دیں اسمبلیز کو۔ ویسے ہی اتنی مشکلات ہیں، اور کہیں گے جی عوام کے پاس میں واپس جاؤں گا، مافیاز مجھے کام نہیں کرنے دیتے۔ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں ذرا چوائس صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ چوائس صاحب، آپ تو خوش ہو رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی بہت اس کو اپنی فتح قرار دے رہی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، PDM کی جو ہے وہ فتح ہے، لیکن ایک اور میرا خیال ہے PDM کی فتح ہے آپ ہی کے فائنانس منسٹر، ان کو دوبارہ لانے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، پہلے حفیظ شیخ صاحب، اب شوکت ترین صاحب، تو یہ بھی میرا خیال ہے PDM کی فتح ہے۔ نہیں دیکھیں نا، یہ سارے ہمارے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ شوکت ترین کو نکالا، لیا اس کو بالکل، پھر نکال دیا، حفیظ شیخ کو لیا، نکال دیا۔ تو اگر یہ بہت اچھا ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے تو کیوں نکالتے ہم ان کو اس وقت؟ حفیظ شیخ کو سلیم مانڈوی والا صاحب نے لاسٹ پہ کیا تھا، ریپلیس کیا تھا، انہوں نے نوید قمر کو کیا تھا شوکت ترین صاحب نے۔ مسئلہ یہی ہے جو ابھی بات کر رہے تھے۔ مثلا دیکھیں نا ان کا پرابلم کیا ہے، یہ گالیاں قرضوں میں ڈوب گئے۔ آپ 14,500 ارب روپے آپ نے 2.5 سال میں قرضہ لے لیا۔ آپ کو کوئی بات قرضوں پہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ ہیں کہ بات کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی بات ان کے اپنے خلاف جاتی ہے۔ ابھی بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے بورڈ کے اوپر اپنا بورڈ لگا کے احساس پروگرام، جب لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو ان سے پوچھا جب احساس پروگرام کیا ہے، تو وہاں پہ ان کا سیکرٹری کہہ رہا ہے یہ تو بینزین انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہر چیز وہ حسن مرسا ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے نا، تو
ان کا ایک منسٹر کر رہا تھا, کہتے ہیں آپ اکانومی بھی ہمیں کھڑکا کے دے کے گئے ہیں, فلاں چیز بھی کھڑکا کے. انہیں کیا ہے کہ تو ہر چیز زندگی کھڑکی کھڑکائی لب دی ہے, کوئی کچھ اپنا بھی کر لے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ نہ ویژن ہے, نہ پالیسی ہے, نہ پلاننگ ہے. ابھی آپ کے یہ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ 600 خوراکیں جناح اسپتال سے بھی غائب ہو گئی. ابھی آپ پہلے کو رو رہے تھے. بس یہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہاں سے گندم غائب ہو گئی ہے, کدھر گئی ہے, کہاں پہ سمگل ہوئی ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. چینی کہاں پہ گئی ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. ان کی انکوائریوں کا, سکینڈلز کا کیا بنا, دوائیوں کا کیا بنا, گندم جو یہاں سے سمگل ہوئی ہے اس کا کیا بنا, چینی کا کیا بنا, باقی بھی دیکھ لیں یہاں پہ پیٹرول کا کیا بنا. اور ابھی ایک اور ابراج گروپ کا نمائندہ لے آئے پاور, اور اس پہ وہ جو عارف نقوی والا ہے اس کو تو امریکہ بھیجنے کا آرڈر ہو گیا کل یا پرسوں, اور وہاں پہ جا کر بھی جو گل کھلنے ہیں پاکستان کے متعلق, عمران خان کے متعلق, وہ بھی سب کو پتا ہے کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جب آپ جہاں پہ پرابلم ہے, آپ کا پرائم منسٹر یا پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے وہ ہے کوئی نہیں. آپ کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں, کبھی کسی, جس کو مرضی لے آئے, پھر بھی یہی رہے گا. رائٹ. اب بھائی صاحب چلے میں نہیں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ کہتے رہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو ہے وہ مل کے کھا گئے, انہی کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کی جو ویژن ہے اس سے وہ کوسوں دور ہے, بٹ کس طرح اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیا وزیر خزانہ اگر آئے گا تو چیزیں چینج کر دے گا؟ آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز آپ پر ہیں, بجلی آپ بڑھا رہے ہیں, چینی کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, آٹے کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو منسٹر کیا کرے گا آ کے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک آپ نے امیج بنایا ہوا ہے کہ کوئی حفیظ شیخ یا شوکت ترین صاحب کوئی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے گراس روٹ کے نعرے مارنے والے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹ ہیں اور حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لوگوں کو انہوں نے ڈرائیو نہیں کی اکانومی. میں یہ کہتا ہوں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور اس رائے پہ وزیر اعظم یا کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. یہ تو ایسے جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو حالانکہ پتہ ہے کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, ان کا کام ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو پھر حفیظ شیخ کو کیوں آپ نے کر دیا؟ وہ بھی ٹیکنوکریٹ تھے, وہ بھی ٹیکنوکریٹ تھے, وہ بیچارے اپنے رائے دے رہے تھے. پھر خان صاحب کر رہے ہیں, حفیظ شیخ نے کیا, خان صاحب کر رہے ہیں. اگر حکومتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں تو پھر یہ خان صاحب کر رہے ہیں. کوئی حفیظ شیخ پہ کوئی الزام نہیں تو پھر یہ خان صاحب. حفیظ شیخ صاحب نے جو کچھ کیا بڑا بہترین کیا. جو زبیر صاحب نے جو بگاڑے وہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں. آپ مجھے اگر میری بات سن لیں پھر آپ جو مرضی اپنا رزلٹ دیجیے گا. دیکھیں جب زبیر صاحب جو بہت بڑے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں, جنہوں نے 5.6 سنتے ہیں, پتہ نا ادھار لے کے کنزمپشن اورینٹڈ گروتھ تھی. ایکسپورٹ 5 سال میں پاکستان ڈوب گیا, نواز شریف کی حکومت مائنس نیگیٹو. پیپلز پارٹی نے $2.5 ارب کا رکھا تھا خسارہ, زبیر صاحب کی ناکام حکومت کی وجہ سے $20 ارب ہو گیا. ریزرو ختم ہو گئے. حفیظ شیخ نے آ کے جو ایک اس کو ریفارم کیا وہ بالکل پولیٹیکلی ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا. ہماری سیاست خراب ہوئی, آپ کی تنقید آئی, ان کی باتیں آئیں, لیکن پاکستان کی معیشت کے جو اس کے بنیادیں تھی, مجھے ذرا موقع دیجیے گا اگلی دفعہ کم بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھا دیں. بنیادیں تھی وہ ٹھیک ہوئیں. آج بریک کے بعد کر لیں, صرف اگر آج بریک کے بعد کر لیں, ریکویسٹ ہے آپ سے. اچھا مجھ سے آپ سے آ کے کروں گی. چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب آتے ہیں تو عباسی صاحب سے ہی اسٹارٹ کریں گے. پورا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے گا آپ. چھوٹی سی بریک میں ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی عباس صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. میں بتا رہا ہوں حفیظ شیخ کا ایک چلیں ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا. میں نے زبیر صاحب کی جو اپنے آپ کو ایک عوام میں جھوٹا چیمپئن اکانومی کا بناتے ہیں, اس کا ثبوت کیا ہے کہ جو ہی ہم یہ جاتے ہیں اور ہم آتے ہیں تو کیا ساری دنیا کہتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جاؤ. اس کا مطلب ہے پاکستان لٹ چکا تھا, پاکستان ڈوب چکا تھا. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, ریزرو زیرو, خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے پہ, اور حفیظ شیخ نے سخت جو اکنامک ڈسپلن جسے کہتے ہیں وہ لایا, جس سے ہماری سیاست خراب ہوئی. لیکن آج اللہ کے فضل سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ, آپ مجھ سے بات کر لیں, پاکستان کی ٹیکس کی گروتھ آ رہی ہے کووڈ کے درمیان. نہیں مجھے پاکستان کی ایکسپورٹ کی گروتھ آ رہی ہے کووڈ کے باوجود. پاکستان میں ریزرو اللہ کے فضل سے بڑھے اور $168 سے آج 152-153 پہ آیا ہے. یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے اس کی قیمت تھی. اب میرا ایک سوال ہے, آپ کے پھر جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ یہ اتنا انہوں نے معیاری کام کیا ہے, تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر سکے اس لیے وہ جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ان کا, میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. حفیظ میں نہیں انفارمیشن منسٹر ہیں, نہیں انہوں نے کہا ہے, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بعد میں اپنا بیان کو امینڈ کیا. دیکھیں بات یہ ہے, ایک وقت تھا کہ اس کی جو اکانومی بلیڈ کر رہی تھی اس کو روکنا تھا. حفیظ شیخ نے روکا. وہ تکلیف دہ تھا, غیر
मकबूल यानी अनपॉपुलर वो डिसीजन थे जो सियासी तौर पे मकबूल नहीं थे। ये मैं रिकॉर्ड करके रखूंगी ना 4 दिन के बाद आप हफीज साहब के बारे में उसके बाद आज अल्लाह के फजल से जो कुछ जुल्म किया था नून लीग ने इस मुल्क के साथ, उससे पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, पाकिस्तान की चीजें सारी ठीक हो गई, करंट अकाउंट के खसारे अब सरप्लस में कन्वर्ट हो गए, जो प्राइमरी आपका बजट का डेफिसिट था वो भी सरप्लस में आ गया। इसके बाद आप पाकिस्तान को ऊपर टेक ऑफ पे लेके जाना है, उसके लिए एक नई टीम आई है। लेकिन हफीज शेख को मैं स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स समझता हूं कि उसने बेहतरीन काम किया। अब जो आखिरी सिर्फ 2 बातें उसके लिए भी हमाद को जो है वो एक तो अवामी फेस है, और अब हमारी जो पॉलिसी 2 साल में वो ज्यादा अवामी होगी, ज्यादा रिलीफ वाली होगी, क्योंकि रिफॉर्म होना था जो हो गया। मैं जुबैर साहब की तरफ चलती हूँ। जुबैर साहब, प्लेन टेक ऑफ जो है वो उन्होंने किया, लेकिन आगे रेंज कोई और रहेगा। इन्फ्लेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए उनको जो है हम हटा रहे हैं। लेकिन अब हमाद अजहर साहब की बात की जा रही है, लेकिन शायद अब्बास साहब को पता नहीं है, शौकत तरीन साहब शायद आ जाए बीच में, तो उनको भी डिफेंड करना पड़ेगा। जी जुबैर साहब। जी एक तो मेरा ख्याल है अब्बासी साहब को भी शायद नहीं पता, और मैं इनसे सिंपल सा क्वेश्चन, कर्जे करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी यही इन्होंने इनपुट दिया हुआ था कि जी कर्जे लेके तबाही कर दी और सब कुछ किया। और वज़ीर आज़म साहब इतने मासूम हैं, ही इज़ लाइक अ किड, कि उनको कुछ अलिफ बे नहीं पता। वो आए और उन्होंने जून 2019 में एक डेट कमीशन कायम कर दिया कि जी जो 10 साल तक कर्जे लिए थे और जो लूटा गया है उस कर्जों के जेबें भरी गई हैं, ये उसका मैंडेट था डेट कमीशन का। और आपको पता है कि उनका तो खान साहब कंटेनर पर चढ़ के क्या बातें करते थे। उसके मतलब इनकी समझ बूझ नहीं थी अब्बासी साहब की, इनके ख़जाना के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी समझ बूझ नहीं थी। उन्होंने भी पीछे खड़े होकर सबने तालियां बजाई कि जी अब ये कर्ज़ों का कमीशन बना है, जिन्होंने दिसंबर 2019 तक रिपोर्ट देनी थी। आज क्या है? अप्रैल 2021। उसके बाद मैंने उस वक्त भी आर्टिकल लिखा था, अभी भी 2 महीने पहले आर्टिकल लिखा था कि भाई आप बता देना वो कर्ज़ों का कमीशन क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका जो झूठ था, जो आप इमरान खान साहब पूरी कौम से झूठ बोलते थे और ये सब पीछे खड़े होकर तालियां बजाते थे कि वो जी कर्जे बड़े लिए, वो जी कर्जे बड़े लिए, वो जी खा गए हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं रिपोर्ट लेके आते? मैंने 2 हफ्ते के अंदर आर्टिकल लिखा था कि डेट कमीशन नॉन स्टार्टर। मैंने कहा था मैं चैलेंज करता हूँ कभी रिपोर्ट आएगी नहीं, ये किसी पर भी कमीशन बना लें। ये जो बोलते हैं ना नारेबाजी एक होती है, अब आप हुकूमत में, क्योंकि इनको समझ आ गई है। और आज भी मैं कहूँगा आप बनाएं उस कमीशन को, सिर्फ फ़र्क ये कर दें 10 साल की जगह 12.5 साल कर दें, और दूध का दूध अलग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा पूरी कौम को कि कर्जे कौन खा गया और करप्शन किसने किया है। सो ये जो दूसरी चीज़ ये होती है, मुझे शिबली फराज को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई को। मेरे पास नंबर्स इस हुकूमत के ही रिलीज़ करदा नंबर्स हैं, उसके मुताबिक पूरे खित्ते में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा बल्कि डबल महंगाई यहाँ है। गुर्बत में क्या कमी हुई है? ये इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ है और बेहद इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी में क्या इजाफा हुआ है? ये कमी हुई है इनके हुकूमत के आने के बाद, इजाफा हुआ है। मिलियंस एंड मिलियंस। ये पहली हुकूमत है मारिया, दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो इस बात पर फ़ख्र करती है कि हमने लोगों के लिए गुर्बत की लकीर से नीचे पहले धकेला करोड़ों लोगों को, और फिर चूंकि वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए तो एहसास प्रोग्राम बढ़ा दिया। बजाय के फ़ख्र इस बात पर करें, इनको ये नहीं पता कि हुकूमत का मैंडेट होता है लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करना। हुकूमत का काम होता है कि इस किस्म का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को नौकरियां मिलें। ये पहले धक्का देते हैं नीचे, पावर्टी लाइन से नीचे, फिर उसको चेक देते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये देखें हमने कितने यहाँ लंगर खाने खोल लिए। और भाई लंगर खाने तो कोई भी खोल सकता है, लंगर खाने आप ज़रूर खोलें, लेकिन आप ये बताएं कि आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, बल्कि उसके बदले आपने 70 लाख लोगों से नौकरियां छीन ली हैं पिछले 2.5 साल में, और ये सिलसिला चल रहा है। तो मतलब किस चीज पर ये कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत, अपना तो हिसाब दे दें, अपना तो बता दें कि आपने जो डेट कमीशन बनाया था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं देते? वो तो चलें, जब आएगी तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक छोटी सी जो है नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मैं चैलेंज करता हूँ इनसे, कहें कि
पूछें वजीर आजम से जाके और यही कहते थे चीनी की रिपोर्ट भी नहीं आएगी, आप कहते थे आटा कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आएगी, वो सारी रिपोर्टें आई हैं और सारे पे कार्रवाई हो रही है। ये तो चीनी नीचे आएगी ना, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप तो ये तो कहते थे कोई ये। अच्छा चले मुझे बताएं कब आएगी चीनी नीचे, कब आएगी? देखें आप चीनी की हुकूमत कीमत फिक्स तो नहीं करती ना, चीनी तो मार्केट हुकूमत ने तो माफिया कंट्रोल कर रही है। कर्जे की रिपोर्ट नहीं देते हैं डॉक्टर साहब, चीनी की कीमत हुकूमत तय नहीं करती है, हुकूमत जो चीजें तय करती है वो तो है, इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। अगर शॉर्टेज है तो कोशिश करेंगे कि उसको इंपोर्ट किया जाए। ये बात लोगों को बतानी है कि चीनी जो है उसका रेट हुकूमत डिसाइड नहीं करती कानूनी तौर पे। इंपोर्ट जब करेंगे तब देखेंगे। आपने हमें बताया ना कि शुगर कमीशन ने बताया पीएमएलएन के टाइम इतने की चीनी होनी चाहिए थी, अब इतने की होनी चाहिए। आप भी बता रहे हैं ना, साल से एक चीज को पाला हुआ है, उसको एक्सपोज करने में टाइम लग रहा है। माफिया जी, माफिया वो मैं फिर अब नहीं याद कराऊंगी 90 दिन वाला जो आपने कहा था। ऊपर अगर हुक्मरान जो है वो सही हो तो 90 दिन हो गया ना। 90 दिन में जो आपका 900 महीनों में आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, वो रिपोर्ट आ गई, कौन के सामने क्लियर हो गया कि कौन कौन है कैंप में क्या हो रहा है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीडीएम के कैंप में सेनेट लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मामले पर लगी इख्तलाफ की आग नहीं बुझ सकी है। गिलानी साहब की पैरवी सेनेट में ना करने की बात पीएमएलएन और जेयूआईएफए ने की है, तो जवाब में पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में नून लीग के कायदे हिस्ब इख्तलाफ को अपनी हिमायत से महरूम करने का भी कह दिया है। ये सब अपनी जगह है, लेकिन पीडीएम अब भी मुत्तहिद है, ऐसा तासुर देने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। जबकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई से तंग आकर सरबराह पीडीएम ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इस सेगमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब की तरफ चलती हूँ। चौधरी साहब, अब ये खबरें आ रही हैं कि अगर ये गिलानी साहब को नहीं मानेंगे तो आप शहबाज शरीफ साहब को नहीं मानेंगे। मसला जो एक इशू जो तनाज़ा खड़ा हुआ है गिलानी साहब से, इस वक्त बड़ी अच्छी ऑफर दी है पीएमएलएन ने। वो कह रहे हैं कि अब आपके पास तकरीबन 56-57 लोग हैं, तो नो कॉन्फिडेंस लाइए और संजरानी साहब को हटा दीजिए। पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मुल्क में सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ वो चीनी और सीमेंट और घी की मिलों को प्राइवेटाइज करना था। ये जुल्म नहीं हुआ, जुर्म किया गया इस मुल्क के साथ। जब ये चीनी कारपोरेशन मौजूद थी, शुगर कारपोरेशन, तो उसके पास अपना स्टॉक होता था। जब ये कार्टल्स आते थे तो वो कार्टल्स जो होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। कॉटन गवर्नमेंट खरीदा करती थी, सारी चीजें थी गवर्नमेंट खरीदा करती थी ना, तो गवर्नमेंट जो थी वो बचाती थी सारा कुछ। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिल्कुल मादर पिदर आजाद जो मुश्तें होती हैं, जो हफीज शेख और इवन नून लीग जो न्यू कॉन की पॉलिसियां लेकर आते हैं, उन्होंने जो बर्बादी इस मुल्क के आम आदमी को की है। मुझे ये बताया, उस वक्त जब यहाँ पे पत्तों की शुगर मिल गवर्नमेंट की थी, ब्रदर्स शुगर मिल मियां नवाज शरीफ वालों की थी मेरे जिले के अंदर, वहां पे वो मिल जो थी वो रेट पूरा देती थी, वो सारी चीजें ठीक करती थी और दूसरों को भी मजबूरन वो करना पड़ता था। आज क्या है, कोई कुछ नहीं, किसी को पता कि क्या है क्या नहीं। दूसरी बात देखें, पीडीएम को हमने बनाया है, पीडीएम को एक साल पीछे फिर के बनाया है लोगों के पीछे। जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, फोन बंद थे, लोगों की जुबान बंदी थी, तो हम क्यों उसको बचाने की कोशिश करेंगे। एक प्रिंसिपल है, मेजॉरिटी है यहाँ पे पंजाब के अंदर नून लीग की, अपोजिशन लीडर उनका है। मेजॉरिटी है कौमी असम्बली के अंदर, वहां पे अपोजिशन लीडर उनका है। मेजॉरिटी थी सेनेट के अंदर, तो अपोजिशन लीडर उनका था उस वक्त भी। तो ये सारी चीजें आज एक प्रिंसिपल को मानने की बजाय इधर उधर भागा जा रहा है। मेरा ख्याल है सेनेट ही प्रिवेल करेगी और ये बचेगी, और हम ना सिर्फ पीडीएम को बचाएंगे बल्कि पीडीएम का जो हमारी जिस तरह से हमारे पीछे इन्होंने हमारी बातें कुछ मानी थी, उसके नताइज भी निकले। ज़िमनी इलेक्शन में हमने 2018 के इलेक्शन को एक्सपोज कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन ने तो फिर नो कॉन्फिडेंस पे फिर मैं ना ही समझूं, भरम तोड़ दिया। नो कॉन्फिडेंस संजरानी, अब तो आपके पास नंबर्स हैं, पीएमएलएन कह रही है 56-57 नंबर्स हैं। साहब मुझे ये बताएं, कोई पाबंदी थी 51 और 48 पे नो कॉन्फिडेंस लाने पे, क्या 57 पे जरूर लेकर आना है? पहले को पाबंदी थी नो कॉन्फिडेंस, तो फिर आप संजरानी साहब से खुश हैं? उस वक्त भी लाया जा सकता था ना। पहले हम जाएंगे सारे कानूनी फोरम्स जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है सारे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपसे कहा है कि आपके पास ये ऑप्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है। कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं हम, ठीक तैयार हैं हम।
लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। जरा मैं पहले जुबैर साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लूं। जुबैर साहब, वो कह रहे हैं हम पहले पूरे कानूनी फॉरम जो है वो एग्जॉस्ट करेंगे, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। वो इस पे नहीं आ रहे कि 56 57 नंबर्स जो हैं तो उस पे हम जा सकते हैं। लगता है संजरानी साहब से खुश है काफी, संजरानी साहब से काफी खुश लग रहे हैं पीपल्स पार्टी। नहीं, हम नहीं खुश हैं। नहीं, मेरा ख्याल है चौधरी मंजूर साहब की ये तो हाँ पॉलिटिकल ओपिनियन की बात है कि जी किस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं पीपल्स पार्टी चैलेंज करने के लिए, और अच्छी नीयत से ही गए हैं अपेरेंटली कि जी किसी ना किसी तरह से वो रिवर्स हो सके। वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फैसला था जिसमें उन्होंने 7 वोट रिजेक्ट किए थे, वो तो एक रियलिटी है जो हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ तो आप कह रहे हैं, उस पे भी तो आप इशारे दे रहे हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी ने खुद करवाया, ये भी तो आप लोग कह रहे हैं, आपकी तरफ से ये भी बात आ रही है इस पे, आपके लोग तो ये भी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने ऐसी बात सुनी है कि जी हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुद, मतलब अब ये तो चौधरी साहब से पूछेंगे वो खुद क्यों हरवाया था उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को। मेरी तो समझ से बाहर है, ना ही मैंने कभी ये विदिन पीएमएलएन सुना है कि जी इन्होंने पीएमएलएन कैंप में ये बातें नहीं हो रही। नहीं, अगर वो वोट गलत है तो हम क्या लेने, जान के हरवाया था सर, आप लोगों के लोग ये बात कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट गलत है, वोट गलत है, मेरा ख्याल है मारिया उसमें हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो ये नहीं है कि जी ये इन्होंने जान के हरवाया। हम ये ज़रूर कहते हैं कि जी जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी जिसकी वजह से इन 7 वोटों को ज़ाया किया गया, वो ज़रूर हमारा ओपिनियन है। और हमारा ये भी ओपिनियन है, मैंने तो उसी दिन शाम को ये कहा था कि जब पहला वोट ये रिजेक्ट किया गया था तो उसी वक्त ही फारूक नाइक साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि हम काउंटिंग नहीं आगे चलेंगे जब तक इसका फैसला नहीं होगा। सर, फिर ये जो बाप के कहने पे जो है वो वोट दिए जा रहा है, इसका क्या मतलब है? जी जी डॉक्टर साहब, एक मिनट। जी, मेरा एक सवाल है, ये बात तो फिर मुजफ्फर शाह वाली पे नून लीग भी चलेगी कि वो गलत है वोट। हम तो इस बात को मान, वो दुरुस्त वोट है। और अगर आप इस पे चले गए तो फिर मुजफ्फर शाह वाली और हुकूमती पोजीशन पे आप भी चले गए। नहीं, मैं तो आपके साथ ही कह रहा हूँ कि मुजफ्फर शाह साहब ने जो किया वो गलत किया। हमारा और पीपल्स पार्टी का स्टैंड उसमें सेम है कि वो रिजेक्टेड वोट्स नहीं थे, और दैट इज वाई हमने बिल्कुल सपोर्ट किया कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीपल्स पार्टी गई और ऑब्वियसली हम तो कह रहे हैं कि वो वैलिड वोट्स थे। तो क्या इस वक्त आपका नजरिया और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो एक ही खड़े हैं, या जिस तरह मरियम साहिबा कह रही हैं बाप के कहने पर जो है वो वोट दे दिया और पैरवी कर रहे हैं इमरान खान साहब की? अब आप ये एक दूसरी बात कर रही है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए जो नाम इन्होंने सबमिट किए उसमें 3 लोग वो थे जो बाप पार्टी के थे। वो एक दूसरा इशू है जिसमें उनके खुद इनके मुस्तफा खोखर साहब ने भी इतराज़ किया है कि उनसे वोट नहीं लेने चाहिए थी। असूली बात है। चले सर, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। भाई साहब, आपका एक सिर्फ जुमला, जो चौधरी साहब ने बात की कि कोई चीनी के जो मिलें हैं उनको सरकारी उसमें तहवील में ले लिया जाए, तो चौधरी साहब आपके पास जितने सरकारी तहवील में इदारे थे, पता है आपने उनका क्या अशर किया है? सारे दोस्त यार उसमें घुसा के तो 250-300 इदारा आपने डुबोया, कौन को 600-700 अरब रुपए का महीने का नुकसान है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सदी पुरानी बातें हैं, अब नहीं चलती। आपका बहुत शुक्रिया, और चौधरी मंजूर साहब बहुत शुक्रिया आपका। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह।